जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र की जो रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास आपके बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से अब अगर आप बीपीएससी प्री एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों एग्जाम बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये और ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। तो क्लास को एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसमें काफी विस्तार से क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चन करवाएंगे, बिना ऑप्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर बताएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास से अभी तक जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो सभी क्लास का हम रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 ईस्वी तक था और वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे नीसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उच्च ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण भी कराया था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां अर्थात कुरान का पाठ करने वाला के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया था। बाद में वह नीशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का भी विश्वास प्राप्त कर लिया था और गोरी ने उसे आमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत किया। और ये जो है व्याख्या इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे बनता है इसकी व्याख्या से तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय भी आरंभ होता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी खरीद लेता है। फिर इसके बाद उसको आमीर आखूर का पद प्रोन्नत करता है और यहीं से उसका जीवन फिर आगे बढ़ता है। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया और यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था और ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा था। गोरी के उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो वो थे गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इसकी राजधानी थी लाहौर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात लाखों को दान देने वाले के नाम से पुकारा गया और फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। अगर उस टाइम पे कोई भी व्यक्ति अपने मतलब दान करता था सबसे ज्यादा तो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से पुकारा जाता था। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी और ऐबक को साहित्य से अनुराग था अर्थात साहित्य से प्रेम था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए और हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था बाद में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो अभी बताया कुतुब मीनार जो था इसको इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इल्तुतमिश। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई और गौरी के मोहम्मद शाम
अर्थात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या इक्ता प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया और वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विचित्र भागों का प्रशासन संभाला था और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास जो बंगाल पर आक्रमण हुआ था, उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था और वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला था। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर पूरी तरह से लूटपाट किया और ये नदिया जिला आपका पश्चिम बंगाल में था। राजा के अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ले ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। सिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो अगर आपको पूछ लेता है कि जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पर जो आक्रमण हुआ था तहस नहस, उसमें नरसंहार, एक तरह से मतलब उसका तहस नहस जो वर्णन आपको तबकात-ए-नासिरी पुस्तक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। पहला विवरण प्राप्त होता है हमें तबकात-ए-नासिरी और ये किसके द्वारा लिखी गई? मिनहाजुस सिराज के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंसक था बख्तियार खिलजी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था मलिक जानी को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी प्री 2008 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप इसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया और ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो वो था बलबन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बारे में देख लेते हैं बलबन के बारे में। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। रिप्रेजेंटेटिव होता है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव था, ये इसका कहना था। नियाबत एक खुदाई और तो उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, अर्थात उससे कहना है ये बलबन का कहना था कि जो शासक है अर्थात बलबन है उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है और वो जो है ईश्वर अर्थात गॉड का प्रतिनिधि भेजा गया है। राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है, प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिनिधि है, प्रतिबिंब बोल सकते हैं। और उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसने अपने पुत्र बुगरा से कहा था कि सुल्तान का जो पद है ये एक निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। इस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो वो था बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन का जो रिवीजन है ये बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आपको क्लास को अंत तक देखना है और बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके द्वारा ये दो कार्य का दो बातें मुख्य थी। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई और उसका जो स्थान है ये पैगंबर के पश्चात होता था। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति
ईश्वर से प्राप्त होती है और इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, जब उसने राजत्व अर्थात किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके सुल्तान के लिए बोला था? तो बर्नी के द्वारा यह कहा गया था कि जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र हो गया था और यह कहना था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया और वह राजा के सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है और उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक भी नहीं समझा था। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की और उसने अपने आप को यामिन उस खिलाफत नासरी आमिर उल मुमामिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होने दिया तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। और ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा शासक थे जिसके शासनकाल में उलेमा वर्ग जो शासन था उलेमा वर्ग से प्रभाव से मुक्त रहा, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वो था जफर खां। जफर खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी में और 1306 ईस्वी में उसने पुष्कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ। उसने आत्मसमर्पण बाद में कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो खालिसा भूमि है अधिक विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली को किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ये थे फिरोज शाह तुगलक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेरशाह सूरी? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाला था फिरोज तुगलक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी अर्थात यहाँ बेकारी या बेगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम भी इसी के दरबार में थे, फिरोज तुगलक के दरबार में, क्योंकि इसे दासों को बहुत ज्यादा शौक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फलों की गुणवत्ता जो है सुधारने के लिए फिरोज तुगलक ने उपाय किए थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे अब्दुल रज्जाक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद लोदी वंश, सैयद वंश, फिर यहाँ पे तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद यहाँ पे लोदी वंश, आपने देखा होगा तैमूर खां का जो आक्रमण था, इसके बाद जो लोदी वंश का शासन आता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, सैयद वंश का शासन आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था उसके बाद सैयद वंश का शासन स्थापित होता है और सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां। सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां। अगला प्रश्न है, एक बार आप तैमूर के बारे में देख लीजिए। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया और 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिजर खां ने पराजित कर दिया और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। उसे सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां को माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। याद रखेंगे। 7 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय से आरंभ हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि गज ए सिकंदरी किसके समय में आरंभ हुआ, तो ये सिकंदर लोदी के समय में आरंभ हुआ था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी और वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया और उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। आपसे पूछ सकता है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? वो था सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है 26। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 27। बिहार के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा को छीनने वाला था हरिहर द्वितीय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविडू आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना पराजित हो गई थी। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही हो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है इसकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? जो विजयनगर साम्राज्य है इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? हम्पी कर्नाटक में मिलते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग आपका रक्षा विभाग से संबंधित था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उस युग के महान विद्वान बनारस के जो पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य के जो संस्थापक हैं उनका नाम है अलाउद्दीन हसन। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी और इस काल में मराठा जमीन जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है 35। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ये कौन कौन से जो भूमि है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसमें खराज, उस्र और मुक्तई ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं और खुम्स जो है लूटपाट पर लगने वाला कर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है। आप ही तो खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। इस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। 1/2 फसल की जो नपाई है इसका आधा राजस्व के रूप में दावा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। 3 शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। इनमें एक से अधिक बहलोल लोदी की बात करेंगे तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और शेर शाह, इस्लाम शाह इन सभी ने 200 से अधिक 200 से अधिक और 500 इकाइयों में विभाजित किया था सेना को। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था और उसकी मृत्यु जो है 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका प्रश्न जो है ई माना है, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। बहलोल लोदी और शेरशाह इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न 39। जवाबिद का संबंध किससे था? जवाबिद का संबंध था एक राज्य कानून से। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जवाबिद जो है एक प्रकार का राज्य का कानून था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे। देखिए हमारी क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाएगा और अगर मतलब यहाँ पे कोई भी बातचीत ज्यादा नहीं होती है तो उसके लिए थोड़ा सॉरी बोलेंगे कि अब देखिए अगर हम सामने आप दिख रहे होते आपको तो आपसे बातचीत ज्यादा करते, लेकिन हम जब आपके सामने दिख ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या बातचीत करें, ऐसे थोड़ा नहीं सही लग रहा है। लेकिन अगर जब हम लाइव आएंगे तो आप लोगों से सभी से बात करेंगे और सभी से कोशिश करेंगे कि कनेक्ट हों। ठीक है। तो आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके रखिए। एग्जाम से एक दिन पहले कोशिश करेंगे कि लाइव आए और आप सभी से बात करेंगे। तो आप सभी लोग जितना ज्यादा हो सके कंटेंट पे फोकस करिए। आप लोग लास्ट टाइम है, ओनली 20-25 दिन बचे और आप लोग ये सोचिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट कहाँ से मिले, कहाँ से आप ज्यादा अच्छा कंटेंट लें
आप वही गिने चुने जो यूट्यूब में चल रहे क्वेश्चन होते हैं, जो बिहार के संस्थापक, बिहार का मतलब बिहार का प्रशासन, तो एकदम नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। अब हो गया, इतना नॉर्मल कुछ नहीं पूछेगा, बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार का कब बना, बिहार में क्या है, इतना भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा। और यूपीएससी टीआरई में अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखना होगा। मैं कोशिश करूंगा यूपीएससी टीआरई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और उनसे बन सकने वाले जितने क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी बुक के माध्यम से आप लोगों को करवाएं। और आप लोग देखेंगे कि आप लोग को बहुत आसानी होगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। सल्तनत काल के देखिए क्वेश्चन 40 नंबर है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? टंके की बात करेंगे, टंका आपका चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था, जीतल जीतल तांबे का था। चांदी चांदी तांबा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में जो कागज का प्रयोग है ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और विश्व में बात करेंगे तो चीन में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक था पंचरक्षा। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न 42, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी मिनहाजुश सिराज, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। एकदम राइट बात, आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए जितने भी भक्ति संत होते हैं, अगर वो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं होगी उसमें वो बात नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ के उनके भक्त जो होंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर उनके जो बोलने का विचार है वो कैसे जाहिर होगा? तो वो सुने उन्हीं की भाषा में बोलना पड़ेगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य आमिर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वो अजोधन चले गए और इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 12 मासा किसकी रचना है? 12 मासा जो है, 12 मासा की रचना किसने की थी ये बताना है। 12 मासा लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी और जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है 46, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और उसमें जो है इसने तुगलमा प्रथा को ही अपनाया था और पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था वो था उसकी सैन्य कुशलता, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की और बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्णन किया। और इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला प्रश्न है 47, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण 1532 में किया गया था। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम, मुमताज महल
बेगम ने या नीरुन्निसा बेगम ने? तो याद रखेंगे हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। याद रखेंगे हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। और इस मकबरे का नक्शा मीरग मिर्जा गियास जो ईरानी वास्तुकार थे इन्होंने तैयार किया। और श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः तथा चारों तरफ एक बाग की रचना हुई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना करने वाले थे गुलबदन बेगम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इनकी बहन थी। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी और जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसने कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। अगला प्रश्न है 51 और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज या देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। इसे बताना है युद्ध स्थलों के नाम के नीचे अंकित है और तिथि के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा सही अनुक्रम होगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेंगी। और दोस्तों अब हम आज से बीपीएससी घटना चक्र को फिर से रिवाइज करना शुरू कर देंगे। इसके पहले हमने कंप्लीट बीपीएससी घटना चक्र किया था और अब धीरे धीरे इसको रिवाइज करेंगे, ताकि अब एग्जाम आ गया है, हमें रिवाइज जरूर करना चाहिए एक बार। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आप भले कम पढ़ें पर जो पढ़ा है वो रिवाइज जरूर करें, ताकि आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो। जब आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो फिर आपको इसका बहुत ज्यादा नुकसान ही होता है। इसलिए उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ गई होगी। क्लास में आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको इसको दोबारा से रिवीजन करने को मौका मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आवश्यक जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी होगी वहां पे आपको तुरंत मिल जाती है। तो और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।